नमस्कार। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था क्रिया, जिसकी परिभाषा मैंने आपको बताई थी, वे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। ठीक है। और मैंने क्रिया के कल भेद भी आपको बता दिए थे। क्रिया 3 प्रकार के भेद बताए थे। पहला कर्म के आधार पर था, दूसरा रचना प्रयोग या व्युत्पत्ति के आधार पर, और तीसरा काल के आधार पर। ठीक है। कर्म के आधार पर मैंने आपको कल बताए थे 2 भेद, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं, एक कर्मक सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया ये तो है काल के आधार, ये कर्म के आधार पर। फिर मैंने उसमें बताया था आपको प्रयोग, संरचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। उसके भेद बताए थे मैंने आपको, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सहजातीय क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, मुख्य सामान्य क्रिया और सहायक क्रिया। ऐसे करके 8 भेद बताए थे। और काल के आधार पर 3 भेद थे अपने पास, वर्तमान कालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। अब इसी में मैं आज आगे बढ़ता हूं। और कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, उन्हीं में आज सकर्मक क्रिया पे अपने शुरू करते हैं। सकर्मक क्रिया, सकर्मक शब्द से हमें पता चल रहा है कर्म सहित, कि जब क्रिया में कर्म की उपस्थिति होती है या क्रिया में कर्म उपस्थित होता है तो वो सकर्मक क्रिया। कर्म सहित सकर्मक क्रिया, क्रिया में कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया कहते हैं। आप परिभाषा लिखें कि वाक्य में क्रिया के साथ जब कर्म भी प्रयुक्त होता है सकर्मक क्रिया कहते हैं। वाक्य में क्रिया के साथ जब कर्म भी प्रयुक्त होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है। अब देखिए ये जो है ये क्रिया हो गई, कर्ता हो गया, ये कर्म हो गया। तो कर्म उपस्थित है इसलिए सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया की एक और बड़ी पहचान होती है कि इसमें प्रश्न बनता है क्या और किसको। कि जब आपका ये जो प्रश्न बन जाए, चाहे क्या से बन जाए चाहे किसको से बन जाए, तो निश्चित रूप से उस वाक्य में कर्म उपस्थित होता है। यहां प्रश्न बनेगा राम क्या पढ़ता है। राम क्या पढ़ता है, तो देखिए कर्म उपस्थित है, हमें इतना ही जानना है। ठीक है। तो वे वाक्य में क्रिया के साथ जब कर्म प्रयुक्त होता है तो वो सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब देखिए सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं। मैंने बताया था यहाँ पे एक कर्मक सकर्मक क्रिया। सबसे पहले एक कर्मक सकर्मक क्रिया। एक कर्मक जैसा नाम से स्पष्ट है कि जब वाक्य में केवल एक कर्म उपस्थित होता है। एक कर्मक मतलब जब वाक्य में केवल एक कर्म उपस्थित होता है तो वहां एक कर्मक सकर्मक क्रिया होती है। परिभाषा दोबारा सुने कि जब वाक्य में केवल एक कर्म उपस्थित होता है वो होता है एक कर्मक सकर्मक क्रिया। जैसे अभी उदाहरण देखा था, एक और उदाहरण देखें। दुष्यंत, चलो, मोहन भोजन कर रहा है। वाक्य है मोहन भोजन कर रहा है। यहां जो भोजन है प्रश्न भी इसी से बनेगा, मोहन क्या कर रहा है, भोजन। तो देखिए, और जबकि हम पढ़ रहे हैं एक कर्मक, तो इसमें केवल एक ही कर्म है, इसलिए इसको एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं। यह भी उदाहरण इसी का है, राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें भी एक ही कर्म है। तो एक कर्मक सकर्मक क्रिया जिसमें केवल एक कर्म उपस्थित होता है उसे एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और अब इसका जो दूसरा भेद है जो हम पढ़ रहे हैं ये रहा द्विकर्मक। द्वि शब्द
संस्कृत का आता है, तो द्वि माने दो। वाक्य में जब दो कर्म उपस्थित होते हैं, वाक्य में जब दो कर्म उपस्थित होते हैं तो वो द्विकर्मक सहकर्मक क्रिया कहते हैं। जहां दो कर्म उपस्थित होते हैं वाक्य में, जैसे देखें अध्यापक छात्रों को भूगोल, अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाता है। अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाता है। अब देखिए यहाँ पे दो क्रम कि अध्यापक छात्रों को क्या पढ़ाता है। एक क्रम तो ये हो गया। पहला प्रश्न क्या से बना, अध्यापक हिंदी किसको पढ़ाता है। दूसरा क्रम ये रहा। देखिए दोनों से प्रश्न बन गए, क्या और किसको। यहां दो क्रम है, पहला छात्रों को, दूसरा हिंदी। तो इस प्रकार यहां दो क्रम है, वो वही अपने समझ रहे हैं द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कि जिसमें दो क्रम होते हैं। जहां दो क्रम उपस्थित होते हैं वो द्विकर्मक सकर्मक क्रिया होती है। एक और इसका उदाहरण देखिए कि राम ने श्याम को पुस्तक दी। देखिए राम ने श्याम को पुस्तक दी। यहां भी राम ने किसको पुस्तक दी, श्याम को। राम ने श्याम को क्या दी, पुस्तक। तो देखिए फिर से दो प्रश्न, क्या और किसको, दोनों क्रम से बने। राम ने किसको पुस्तक दी, श्याम को। राम ने श्याम को क्या दी, पुस्तक। तो इस प्रकार यहां दो कर्म उपस्थित होते हैं। वे वाक्य जिनमें दो कर्म उपस्थित होते हैं वहां द्विकर्मक सकर्मक क्रिया होती है। ये सकर्मक तो है क्योंकि कर्म है, इसलिए सकर्मक तो है, लेकिन द्विकर्मक अर्थात जहां दो कर्म उपस्थित हो वो होती है द्विकर्मक, और जहां एक कर्म उपस्थित होता है वो होती है एक कर्मक सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया तो इसमें यही रहेगी क्योंकि ये कर्म है, इसलिए इनको सकर्मक क्रिया कहते हैं। और जब एक कर्म, जहां एक कर्म होता है, द्विकर्मक जहां दो कर्म उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपके सकर्मक क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद मैंने बताए थे, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। जिसमें मैंने सकर्मक क्रिया का जो भाग है वो अभी आपको समझाया है। सकर्मक कर्म सहित कि वे वाक्य जिनमें कर्म उपस्थित होता है वो होते हैं सकर्मक क्रिया के। तो सकर्मक क्रिया के दो भेद, एक कर्म जहां वाक्य में एक कर्म उपस्थित होता है, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, मोहन भोजन कर रहा है। और द्विकर्मक कि जहां वाक्य में दो कर्म उपस्थित होते हैं, जैसे अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाता है, क्या और किसको, क्या पढ़ाता है, हिंदी, किसको पढ़ाता है, छात्रों को। राम ने श्याम को क्या दी, पुस्तक। राम ने किसको पुस्तक दी, श्याम को। तो दो कर्म उपस्थित है, इसलिए यहाँ द्विकर्मक। सबसे बड़ी पहचान मैंने आपको बताई थी कि जब वाक्य में क्या और किसको से प्रश्न बन जाए तो निश्चित रूप से वहां कर्म उपस्थित होता है, अर्थात वह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। और वो अब आप देखें कि वहां एक कर्म है कि दो कर्म है। अगर एक कर्म है तो एक कर्मक सकर्मक क्रिया, और द्विकर्म है तो द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। परीक्षा में थोड़ा ध्यान करें, जब कर्म के आधार पर ऐसा कोई प्रश्न आए कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, उदाहरण से समझाइए, तो फिर आपको पूरा कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक अकर्मक। सकर्मक के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। इस प्रकार से आप इसको पूरा परिभाषा और उदाहरण सहित समझाएंगे, तब ये आपका प्रश्न पूरा होगा। ये नहीं कि अपने इसके भेद की जिक्र ही ना करें और सीधा ही समझा दें, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, भेद सहित आपको समझाना है। इस प्रकार हमने सकर्मक क्रिया पूरी कर ली है। आप इसको आराम से सुने। सकर्मक क्रिया की जो परिभाषा मैंने आपको बताई है, एक कर्मक क्रिया की जो परिभाषा बताई है, द्विकर्मक क्रिया की जो परिभाषाएं बताई है, उन परिभाषाओं को आप निश्चित रूप से नोट करें। ठीक है, और उनके जो उदाहरण मैंने बताए हैं वो भी आप उन उदाहरणों को
अपनी अभ्यास पुस्तिका में, हिंदी व्याकरण की अभ्यास पुस्तिका में निश्चित रूप से आप नोट जरूर रखें। ये नहीं कि केवल इतना ही लिख लिया, परिभाषा सहित लिखे। जो बोलकर बताया जा रहा है उसका भी आप लिखने का अभ्यास रखें। कि परिभाषा बोलकर बताई जा रही है, कोई बात नहीं, आप लिखें उसको, धीरे धीरे लिख लें, क्योंकि मैंने एक परिभाषा को 4-5 बार बताया, ठीक है, इसलिए आप उसको ध्यान से सुने। अब आगे से जो कर्म के आधार पर भेद है अकर्मक क्रिया का, ये अकर्मक क्रिया, इतनी देर हम सकर्मक क्रिया पढ़ रहे थे। अब आती है अकर्मक क्रिया कि वे वाक्य जिनमें कर्म उपस्थित नहीं होता, वे वाक्य जिनमें कर्म उपस्थित नहीं होता वो अकर्मक क्रिया में आते हैं, क्योंकि उसमें कर्म होता ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए इसकी परिभाषा क्या हुई कि वे वाक्य जिनमें कर्म उपस्थित नहीं होता है। परिभाषाओं को थोड़ा सा आप जितना आसानी से समझ जाते हैं वो अच्छा रहता है, क्योंकि परिभाषाओं के फेर में हम कई बार गलत कर देते हैं। इसलिए मैं आपको एकदम सामान्य रूप से जो परिभाषाएं उनकी, उन्हीं का मैं आपको बार बार अभ्यास करा रहा हूं कि आप ऐसा करेंगे और जैसे ही आप उदाहरण लिखेंगे तो ये मान के चले जो अकर्मक क्रिया है वो पूरी की पूरी उस उदाहरण में स्पष्ट हो जाती है, ठीक है। तो ज्यादा परिभाषाओं के फेर में न पड़े। अकर्मक के वे वाक्य जिनमें कर्म उपस्थित नहीं होता है वो अकर्मक क्रिया या उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण है, कविता हंसती है, देख लीजिए यहां कर्म है ही नहीं। लेकिन हमारे कई ऐसे होनहार विद्यार्थी भी होते हैं जो कर्म बड़ा शानदार निकालते हैं, ऐसा लगता है कि वाक्य में इनसे बड़ा तो विद्वान कोई है ही नहीं हिंदी में। अब यहां से भी कर्म कैसे निकलेगा? कविता क्या करती है, यहां से क्या निकलेगा? कविता क्या करती है, मतलब नया ही चीज आ गई, जबकि यहाँ पे ऐसी कोई बात ही नहीं है। कविता हंसती है, यहाँ प्रश्न जो बनेगा वो एक ही प्रश्न बनेगा कि कौन हंसती है? कविता। बस कर्ता से ही प्रश्न बनेगा, और प्रश्न नहीं बनेगा। लेकिन वो थोड़े अजीब वो विद्वान होते हैं, वो तो कविता क्या करती है, फिर वो कहते हैं आचार्य जी कविता हंसती है, देखो कर्म आ गया। जबकि हंसना तो क्रिया है और कविता करता है, अब कर्म कहां से आ गया? इसलिए मेरा उन सभी से कहना है कि आप थोड़ा वाक्यों को देखें, कहां क्या प्रश्न बन रहा है उसके अनुसार बनाए। जैसे एक प्रश्न, एक वाक्य और है कि आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, ठीक है। अब देखें, ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ये क्या हो गई? क्रिया, अधिकरण, कारक और कर्ता। अब ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या होंगे? आकाश में क्या उड़ रहे हैं? आकाश में क्या उड़ रहे हैं? पक्षी का आचार्य जी कर्म आ गया। जब कर्म आ गया तो फिर इसमें कर्ता क्या है? ये तो अधिकरण कारक है, ने पर का। ये क्रिया हो गई, तो बिना ही कर्ता के कर्म निकाल दिया। वाक्य में कर्ता मैन है, कर्म हो चाहे ना हो अलग बात है, लेकिन कर्ता होना जरूरी है, कार्य को करने वाला। तो यहाँ जो पक्षी है वो कार्य को करने वाला अर्थात कर्ता है। तो यहाँ जो प्रश्न बनेगा कि पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं? आकाश में। आकाश में कौन उड़ रहे हैं? पक्षी। कर्ता का प्रश्न बनेगा, इसलिए ये भी उदाहरण अकर्मक क्रिया का है। एक और देखिए, मछलियां थोड़ा सा ध्यान करना, मछलियां पानी में तैर रही है। ये भी उदाहरण, ये उदाहरण भी अकर्मक क्रिया का है कि कौन पानी में तैर रही है? मछलियां। मछलियां कहाँ तैर रही है? पानी में। कर्म उपस्थित है ही नहीं, इसलिए ये भी अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो आप थोड़ा गौर करें, जब आप प्रश्न बनाएं तो प्रश्न ऐसा सटीक हो कि वाक्य में आपको लगे कि हाँ ये प्रश्न सही है। अब ये नहीं है कि पानी में क्या तैर रही है? मछलियां। अब आपने कर्म निकाल दिया, फिर कर्ता कहाँ है? वाक्य में कर्ता भी तो जरूरी है।
ये तो अधिकरण कारक है, ये तो दिख ही रहा है अपने को, क्योंकि हमने पढ़ा है जहां मेल पर होता है वहां अधिकरण कारक होता है। तो फिर करता क्या है, इसलिए करता है इसमें मछलियां। मछलियां पानी में तैर रही हैं। कौन पानी में तैर रही है, मछलियां। मछलियां कहाँ तैर रही है, पानी में। इस प्रकार से आप इस अकर्मक क्रिया को, जिसमें कर्म उपस्थित नहीं होता है, थोड़ा सा ध्यान से जब आप पढ़ेंगे वाक्यों को, तो निश्चित रूप से आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर अकर्मक क्रिया कैसे ढूंढी जाती है। ठीक है, आप बार बार इसका अभ्यास करें। मेरा ये कहना है कि कम से कम 5 वाक्य आप सकर्मक क्रिया के, एक कर्मक क्रिया के 5 वाक्य, द्विकर्मक क्रिया के 5 वाक्य और अकर्मक क्रिया के भी 5 वाक्य, 5 वाक्य तीनों के बना के आप उनका अभ्यास करें कि भाई कहाँ पे कौन सी क्रिया होगी। क्योंकि ये है कि ऐसी चीज है कि कई बार हम सही होते होते गलत कर देते हैं, एकदम सही हो रहा है लेकिन फिर और कहते हैं ना हमने सोचा, भाई हमने सोचा, हमने जहाँ सोच लिया फिर वो गड़बड़ हो जाता है। इसलिए आप ऐसा प्रयास करें कि आप ज्यादा सोचें ना, केवल समझें। समझ के जब आप किसी चीज को करोगे तो निश्चित रूप से आपकी ये जो अकर्मक सकर्मक का जो भेद है ना, आप आराम से समझ जाओ। ठीक है, तो इनके 5 आप उदाहरण निश्चित रूप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। हिंदी व्याकरण की जो अभ्यास पुस्तिका है उसमें नोट करेंगे। और आज जो मैंने आपको कर्म के आधार पर जो भेद बताए, सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया की, इनकी जो परिभाषाएं है, एक कर्मक सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया की और अकर्मक क्रिया की जो परिभाषाएं बताई है और इनके जो उदाहरण बताए हैं, आप इनको निश्चित रूप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लें, ताकि कल या आगे आने वाली वीडियो में मैं इससे आगे जब चलूंगा तो मैं आपको और भी चीजें स्पष्ट करवाता चलूंगा। ठीक है, तो आप, मेरा बार बार यही आपसे कहना है कि आप थोड़ा अभ्यास करते रहें। ठीक है, धन्यवाद।